आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 6 के नोट्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे एंड डैम श्योर कि ये वीडियो आपके नोट्स बनाने एंड रिवीजन करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने के क्लास 6 के चैप्टर 6 का नेम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसका फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है राजा का चुनाव। जैसे कि आज तो हम अपने लीडर का चुनाव वोट देकर करते हैं, पर पहले के लोग किस तरह से अपना चुनाव करते थे आज हम इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। इस तरह का जो यज्ञ होता था उसे क्या कहा जाता था? अश्वमेध यज्ञ। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो उसे उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी पहला राजा एक घोड़े को खुला छोड़ देता था। अब अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोक लेगा तो मतलब उसे पहले वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, एंड अगर नहीं रोकेगा और आगे जाने देगा इसका मतलब पहला राजा दूसरे राजा से ज्यादा शक्तिशाली है। और यहाँ पर जो भी राजा उस घोड़े को नहीं रोकते थे उसे उस यज्ञ में बुलाया जाता था। आगे लिखा है यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को सिर्फ देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान भी करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब अगर वैश्य की बात आ गई तो जान लेते हैं कि हमारे वर्ण कितने भागों में विभाजित थे। यहाँ नीचे बॉक्स में लिखा है पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता था। पहला स्थान था ब्राह्मण का जो वेद का अध्ययन करते थे। दूसरा स्थान था क्षत्रिय का जो युद्ध करते थे। तीसरा स्थान था विष अथवा वैश्य का जो कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करते थे। एंड चौथा स्थान था शूद्र का जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। नीचे लिखा है महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। आई होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक है वेद। वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें आपको देवी देवता के बारे में जानने मिलेगा। वही अथर्ववेद में आपको जादू टोने की जानकारी मिलेगी। एंड ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? करीबन 3500 साल पहले। इस चैप्टर में जो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ एंड वही आपके एग्जाम में आएंगे। जनपद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, मतलब जहाँ पर भी जन यानी लोग बसते हैं उसको जनपद कहा जाता है। अब आगे लिखा है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण बन गए, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का बखान करते थे। ठीक है, यहाँ पर इस मैप में आपको बहुत सारे महाजनपद देखने मिलेंगे। टोटल 16 महाजनपद थे। यहाँ पर आपको कुछ मैं बता देती हूँ, जो गांधार है, अवंती है, कौशल, पांचाल, इन सभी को हम देख लेंगे, इनकी राजधानी भी देख लेंगे। नेक्स्ट पेज पर लिखा है कौशाम्बी किले की दीवार है ये। यहाँ पर जो आपको चित्र में दिख रही है यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आपको कर के बारे में बताया गया है। कर आपको पता होगा जो टैक्स अपना सरकार लेती है उसी तरीके से पहले राजा लोगों से कर लिया करता था। यहाँ पर कई कई पे कर लगते थे, तो फसलों पे कर लगते थे, कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद
उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यहाँ पर लिखा है व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। हम भी कोई खाने का सामान लेते या कुछ प्रोडक्ट लेते तो उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो पहले भी ऐसे किया जाता था। नेक्स्ट है आखेटकों तथा संग्रहों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी जो टैक्स नहीं दे सकता वो क्या करता था, कुछ अपनी वस्तुएं देता था टैक्स के रूप में। नेक्स्ट में लिखा है कृषि में परिवर्तन। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 1500 साल से 2500 साल के बीच में कृषि में क्या परिवर्तन दिखाई दिए। तो यहाँ पर अगर आप इस टॉपिक को स्किप करते हो तो फिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि क्या डिफरेंस हुए। यहाँ लिखा है इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन था हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। नीचे लिखा है दूसरा परिवर्तन क्या था, तो लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के लिए धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू करना चालू किया। यानी जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनका रोपण उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। आगे नेक्स्ट पेज पर मगध एंड वज्जी यानी 2 महाजनपद के बारे में बताया गया। तो मगध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, जो कि यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम पर लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। नीचे लिखा है इसमें 2 बहुत शक्तिशाली राजा थे। पहला था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। इन्होंने अपने नियंत्रण का विस्तार उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को इसकी राजधानी बना लिया गया। किसकी? मगध की बात कर रही है। नाउ वज्जी महाजनपद के बारे में लिखा है मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली जो कि बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ पर आप बॉक्स में देख सकते हैं कि गण एंड संघ क्या होते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है एंड संघ अर्थात संगठन या सभा। बुद्ध तथा महावीर के बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ लोगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में अपन चैप्टर 11 में पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में ये कुछ डेट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले।